मेरा मानना है कि स्वस्थ रहते हुए या बीमार होने के बाद में जब ऑक्सीजन की कमी अभी महसूस नहीं हो रही है, तभी यदि आप तैयारी कर लें और अपने आप को तैयार कर लें तो आप वायुमंडल में उपस्थित 21% ऑक्सीजन आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा, आपके आवश्यकताओं से भी ज़्यादा वो सफिशिएंट है, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है पर्यावरण की, वायुमंडल की ऑक्सीजन है, बहुत सारे काम करती है। पानी भी बनाती है और आग भी जलाती है, जंगल भी जलते हैं, उसमें भी तो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, ऑक्सीजन कम नहीं होती वो। तो मेरा कहना यह है कि आप अपने शरीर की तैयारी इस तरह से कीजिए कि आप वायुमंडल में अपनी ऑक्सीजन पहले से रिजर्व करा लीजिए कि आपको वो कमी पड़े ही नहीं। आप अगर बीमार भी हुए तो आपको इस बात के लिए परेशान ना होना पड़े कि ऑक्सीजन हमको चाहिए तभी हम जीवित रहेंगे। अरे भाई, ऑक्सीजन जितनी है, जितनी सारे प्राणियों को मिलती, उतनी आपको भी मिल रही है। आप जीवन की क्षमता अपने आप में तैयार कर लें पहले से, बीमार पड़ने की पहली बात तो बीमारी नहीं पड़े, और बीमार पड़ जाए तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी कुछ तैयारी करें। उस संबंध में मैं आज आपको कुछ अपने अनुभव और कुछ ज्ञान के आधार पर बताऊंगा, ताकि आप सब लोगों को इस ज्ञान से, इस जानकारी से कुछ हद तक मदद कर सकें। शुभकामनाएं। दोस्तों, आज बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली खबरें हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अस्पतालों में पलंग तो पहले थे ही नहीं, वेंटिलेटर उसके पहले ही ख़त्म हो गए, अब ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। अस्पतालों ने अपने सामने बोर्ड लगा दिया है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए आप मत भर्ती हो। मगर बड़े आश्चर्य की बात है, ये ठीक है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और जितने रिसोर्सेज हमारे देश में हैं वो काफ़ी नहीं है और हो भी नहीं सकते। इतने सारे लोग, इतनी सारी जनता अगर ऑक्सीजन मांगेगी तो कहाँ से लाएगा कोई भी उद्योग। लेकिन ये अपने आप में खुद आश्चर्य की बात है कि पूरा ब्रह्मांड नहीं बल्कि पूरा पृथ्वी का वायुमंडल ऑक्सीजन से भरा हुआ है। 20% ऑक्सीजन वायुमंडल में है और 80% ऑक्सीजन समुद्र के पानी में है। ऑक्सीजन की कमी होना बड़े आश्चर्य की बात है। दरअसल ऑक्सीजन ग्रहण करने की हमारी क्षमताओं में कमी है। फिर भी इस वक्त लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो आदमी करे क्या। इसलिए मैं आज आपके सामने मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका हल्का सा आइडिया आपको देना चाहूँगा। बहुत अधिक डिटेल जानकारी मैं नहीं दूंगा। हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ये जो है, ये नाक का और मुंह का हिस्सा है जहाँ से हवा प्रवेश करती है। ये समझ लीजिए कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रवेश द्वार है। और उसके बाद में प्रवेश करके जो हवा है वो जो ये ट्रेकिया है और ये विंड पाइप्स हैं अलग अलग साइज़ की, लोअर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स और छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ये बहुत बड़ी, सबसे छोटी जो इसकी यूनिट है, जो जिसमें कार्टिलेज होता है, जो खुली रहती है, वो यूनिट जो जिसमें रेस्पिरेशन नहीं होता, वो यूनिट जो है उनकी संख्या 30,000 है। 30,000 छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इस एयर पाइप्स की। और वो 30,000 ब्रांचेस में से हर एक ब्रांच में फिर से 10,000 छोटी छोटी शाखाएं और छोटे छोटे सैक, वायु कोष जिनको कहना चाहिए, एल्वुलाई जिनको कहते हैं, वो उनमें से निकलते हैं। प्रत्येक शाखा में से 10,000, इस तरह से लगभग 300 to 500 मिलियन एल्वुलाई हमारे इसमें है। ये जो रेड जोन है इसमें ये एल्वुलाई हैं, इनकी संख्या 300 to 500 मिलियन हो सकती है। 30,000 ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं और ये सब आखिर मिलकर इकट्ठी होकर एक ट्रेकिया बन जाती हैं। तो यहाँ से हवा आती है। आप देखिए, ये जो हिस्सा है ये प्रवेश द्वार है। हवा यहाँ से आती है, यहाँ फिल्टर हो, हमारी नाक में हवा फिल्टर होती है, एयर कंडीशनिंग होती है उसकी,
उसमें ह्यूमिडिटी मिलाई जाती है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स उसके अलग किए जाते हैं, उसको गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का एक रसायन मिलाया जाता है, तब वो यहाँ से हमारे नेजल कैविटी से वो हमारे जो ये एयर कंडक्टिंग पाइप्स हैं, ट्रेकिया की ब्रांचेस हैं, ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री कहते हैं इसको, इसमें से हवा गुजरती है। अगर कुछ पार्टिकल्स उसमें रह गए हैं या कुछ नमी कम रह गई है या गर्मी कम रह गई है तो वो फिर यहाँ उसकी कमी पूरी कर दी जाती है। पार्टिकल्स यहाँ इस ट्रेकिया ब्रोंकाई की दीवारों में चिपक जाते हैं, इसकी जो नमी है, आर्द्रता है, वो उसमें मिल जाती है, खून के दौरे से, खून के कारण वो गर्म हो जाती है और तब जाके हवा हमारे एल्वेओलाई में जो 500 मिलियन यूनिट्स हैं जहाँ एयर एक्सचेंज होता है, जिसमें ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हवा की ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाती है, इस तरह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। 3 हिस्से हैं मुख्य, ये प्रवेश द्वार, रास्ता और ये एयर एक्सचेंज का रेस्पिरेशन का सही जो कारोबार होता है वो इस रेड जोन में होता है। इतना आप सबको जान लेना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पे जो हवा आती है उसके साथ में बहुत सारे कण और बैक्टीरिया और वायरस अंदर आते हैं और यहाँ बहुत सारे रुक जाते हैं, ये ऊपरी प्रवेश द्वार और लैरिंग्स के पहले बहुत सारे रुक जाते हैं, लेकिन बहुत सारी ये ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप्स, ट्रेकिया की ब्रांचेस में, ट्रेकियो ब्रांकियल ट्री में कहिए या श्वास नलिकाएँ कहिए, इनमें आके बहुत सारे वो पार्टिकल्स आ जाते हैं, लेकिन वो इनमें चिपक जाते हैं। पार्टिकल्स और बैक्टीरिया ये लाल जोन तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहाँ हमें एकदम साफ स्वच्छ हवा चाहिए ताकि वो निर्बाध रूप से ऑक्सीजन ब्लड में जा सके और ब्लड की कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ सके। यदि इस काम में कहीं बाधा पहुंचती है तो हमारा ऑक्सीजन का जो ब्लड में मिलना है वो कम हो जाता है और हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। सामान्य तौर पे इन जो एयर कंडक्टिंग पाइप्स हैं इनको साफ रखने के लिए इनमें जो बैक्टीरिया और वायरस पहुंच जाते हैं, जो धूल कण आ जाते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए एक स्वचालित प्रक्रिया होती है जिसे म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस कहते हैं और वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत महीन मशीनरी है जो काम करती पूरे इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे इसमें, और जो बैक्टीरिया वायरस जो भी है वो म्यूकस के साथ में धीरे धीरे एक धार जैसी, एक प्रवाह जैसा उनका चलता रहता है और वो गले तक आ जाते हैं। इसको म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस या म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर इसको कहा जाता है। सब डॉक्टर लोग इसको जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी फॉरेन बॉडीज, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल जो चले जाते हैं उनको निकलने की स्वचालित प्रक्रिया होती है और वो पूरे एयर पाइप्स को क्लियर रखती है। उसको म्यूकोसिलियरी क्लियरिंग सिस्टम कहते हैं या म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर कहते हैं, जिससे कि जो स्पुटम है या जो म्यूकस है वो हमारे गले तक आ जाता है, उसमें सारा कचरा और बैक्टीरिया वायरस सब आ जाते हैं। गले से हम या तो उनको बाहर निकाल देते हैं या फिर उनको निगल जाते हैं तो वो हमारे पेट में नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इस श्वसन प्रणाली को साफ रखने की बड़ी एफिशिएंट स्वचालित प्रक्रिया है, परंतु बीमारी की हालत में ये प्रक्रिया बाधित हो जाती है, ये ठीक से काम नहीं कर पाती। इसलिए हमें अपने इन एयर कंडक्टिंग पाइप्स को, इन नलियों को, श्वास नलियों को, हमें इनको साफ रखने की जिम्मेदारी हमारे सिर पे आ जाती है और इसके लिए हमें विशेष प्रयास करने होते हैं, तभी हम अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को बना के रख सकते हैं। यदि हम इस बात की प्रैक्टिस कर लें, इस बात का पहले से हम तैयारी कर लें कि हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक नहीं होने देंगे। हमारा जो हवा का आना जाना, वातावरण की हवा जो है, पर्यावरण की हवा, एम्बियंट एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो बाकायदे एयर कंडीशनिंग के बाद में हमारे लंग्स में जाए और लंग्स में जाने के बाद में, ये लंग्स में यानी कि ये ट्रेकियोब्रांकियल ट्री में जाए, फिर उसका यहाँ पे ऑक्सीजन उसकी ले ली जाए, कार्बन डाइऑक्साइड भर दी जाए, उसके बाद में हवा जब निकलेगी तो उसके साथ ही या उसके बाद में इसमें जो बैक्टीरिया वायरस जो जमा हो जाते हैं, जो हमारी स्वचालित जो प्रणाली है वो इनको रोक लेती है, वो बराबर बाहर निकल जाए। यदि ये हवा का आना जाना आबाद गति से होगा और हवा अच्छे क्वालिटी की आएगी जाएगी
तो 99% बल्कि बहुत अधिक प्रतिशत लोगों में ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस नहीं होगी। और यदि इन लाल हिस्से जो लंग्स हैं इनमें बीमारी के कारण कोई ज़्यादा सूजन भी आई है तो उसके कम होने में भी मदद मिलेगी। इसके लिए बहुत छोटी छोटी 2-3 प्रक्रियाएं मैं आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो भी करें और रोग ग्रसित हैं तो भी करें। दोनों हालत में इन प्रक्रियाओं को करने से जो वातावरण में जो ऑक्सीजन है 20% 21% वही आपके लिए काफ़ी होगी और आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और संभवतः आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आप मेरे साथ में ये ध्यान से देखिए और ये ध्यान से इसका प्रैक्टिस कीजिए और इसे अपनाइए। ये टाइम टेस्टेड ये एकमात्र उपाय है। इसके अलावा पर्यावरण की ऑक्सीजन का सदुपयोग करने के और पूरी एफिशिएंसी से उसको लेने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। सबसे पहली बात जो ये है वो हमें सुनिश्चित करना होगी कि हमारे श्वास प्रणाली में जो हवा जाए वो पूरी तरह से साफ स्वच्छ हवा जाए और पूरी तरह से एयर कंडीशन होके उसमें नमी मिला दी जाए और उसको गर्म कर दिया जाए, उसमें कुछ केमिकल्स मिला दी जाए, इस तरह की हवा हमारी श्वसन प्रणाली में जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब भी सांस लें मुंह बंद करके सांस लें। यदि हम मुंह खोल के सांस लेते हैं तो ज़्यादातर हवा हमारे मुंह में से जाती है और नाक में से कम हवा जाती है और नाक में ही वास्तव में हमारी जो सांस की हवा है उसको एयर कंडीशन करने की प्रतिक्रिया पूरी हो सकती है। मुंह से अगर जाएगी तो बिना छनी हुई, बिना फिल्टर की हुई, बिना गर्म की हुई, बिना नम की हुई हवा हमारे डायरेक्ट हमारे लंग्स में चली जाएगी। यदि वायरस भी होगा तो वायरस यदि हम नाक से सांस ले रहे हैं तो हमारे नाक के अंदर जो कॉन्काई और बहुत सारी रचनाएं हैं वायरस ड्रॉपलेट्स उनमें चिपक जाते हैं, इम्पैक्ट हो जाते हैं। यदि हम मुंह से सांस लेते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट हमारी ट्रेकिया से होकर हमारे लंग्स में चले जाते हैं। जो लोग जिनके नाक से संक्रमण होता है और मुंह से नहीं होता वो लोगों का संक्रमण नाक तक सीमित रहता है और वो एसिम्प्टोमेटिक, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। लेकिन जो लोग इन्फेक्शन जहाँ उनको मिल रहा है, जहाँ वायरस के वातावरण में वो सांस लेते हैं, यदि मुंह खोल के उन्होंने सांस ली है तो ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उनके लंग्स में पहले इन्फेक्शन पहुँच जाएगा और उन्हें तीव्र सिम्टम्स होंगे। इसलिए सांस लेते वक्त ध्यान रखें कि चाहे आप बात कर रहे हों, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हों, चाहे आप भाषण दे रहे हों, आप हर हाल में, खांसी भी आती है तो बीच बीच में जो ऐसा करके सांस नहीं लेने का, खांसी भी आ रही है तो इस तरह से खांसें। यदि खांसी के बीच में आप मुंह से सांस लेंगे तो जो चीज़ खांस के निकालना चाहते हैं बाहर वो फिर उठती चली जाएगी अंदर, तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे। बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत करते करते हमारी जब ऑक्सीजन कम हो जाती है तो हम जोर से सांस खींचते पीछे और उसके साथ में सारा जो बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन जो है वो भी सब हमारे लंग में चले जाते हैं। तो यदि आप नाक से लेते हैं तो वो नाक में फिल्टर हो जाता है और कुछ भी चीज़ बहुत कम 1-2% ही वो लंग्स में पहुंचते हैं जिनसे हमारे लंग निपट लेते हैं। यथासंभव यदि प्रदूषण है आपके शहर में और या आप इस तरह से महामारी के बीच में रह रहे हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप एक रूटीन के तौर पे गर्म पानी की या सादे पानी की भाप आप ज़रूर लेते रहें। इससे आपके जो श्वसन प्रणाली के भीतर जो म्यूकस है वो म्यूकस ह्यूमिडिफाई हो जाएगा, नम हो जाएगा और आसानी से वो म्यूकस खांसी के साथ में निकल जाएगा और उस म्यूकस के साथ में बैक्टीरिया, वायरस वो भी आपके निकल जाएंगे। यदि आपको संक्रमण है तो आपके चेस्ट में बहुत सारे वायरस बन रहे हैं और उनको निकलने में आसानी होगी। इस तरह से आपका वायरल लोड कम हो जाएगा और आपकी बीमारी के जो लक्षण हैं वो माइल्ड हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। तो आप आदत डाल लें। यदि बुजुर्ग हैं तो बहुत ज़रूरी है फिर आपके लिए
कि और हल्का फुल्का सर्दी जुकाम है तो भी बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि ये इस तरह से आप थर्मस में गर्म पानी ले लें और आराम से बैठ के आप जो भी चाहें वो करते रहें और ये सांस आपकी चलती रहेगी और उसमें वो आपके भाप जो है आपके श्वसन प्रणाली में जाती रहेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके पेंडेमिक में या जो कोविड का अभी मौसम चल रहा है इसमें। इसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी श्वसन प्रणाली की जो नलियाँ हैं जिनसे होकर हवा आपके लंग्स तक जाती है उनको कैसे साफ कर सकते हैं। ये नलियाँ जो हैं गले में तो चौड़ी हैं लेकिन जैसे जैसे नीचे जाती हैं सक्रिय होती जाती हैं और इन सक्रिय होती जाती नलियों को साफ करने के लिए आपको विशेष प्रक्रिया अपनाना होती है। किसी भी पाइप को हम साफ करते हैं तो जिधर सकरा होता है उधर से फूंक में लगाते हैं तो जिधर चौड़ा होता है उधर कचरा निकल जाता है। अब हमारे लंग्स में तो यहाँ चौड़ा है और नीचे सकरा है, आप कैसे फूंक लगाएंगे। उसका तरीका यह है कि आप अपने जो एल्वेओलाई हैं, जैसा मैंने बताया कि 500 मिलियन एयर सैक्स या एल्वेओलाई होते हैं, आप उनमें धीरे से हवा भर लें और हवा भर के हवा को थोड़ी सी प्रेशर के साथ अगर आप निकालेंगे, प्रेशर के साथ दबाएंगे तो आखिर वो छोटी नलियों में से फिर उससे बड़ी नलियों में से फिर उससे बड़ी, सबसे बाद में वो ट्रेकिया से होकर बाहर निकल जाएगी। हम यही प्रक्रिया करके अपनी जो लंग्स की सारी नलियां हैं उनके भीतर का म्यूकस, उनके भीतर के बैक्टीरिया, उनके भीतर के वायरस सब साफ कर सकते हैं और ऑक्सीजन के लिए जो पर्यावरण में जो ऑक्सीजन है उसके लिए रास्ता बिल्कुल खुला छोड़ सकते हैं ताकि वो फ्रीली हमारे लंग तक पहुंच जाए और हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। मैं इसको एक बार करूंगा और फिर आपको और बताऊंगा कि इसमें क्या विशेष सावधानी बरतती जानी चाहिए। आप आराम से बैठ जाइए और मुंह बंद करके और नाक से धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत तेज़ी से बहुत ताकत लगा के सांस न खींचें। आप धीरे धीरे अपने पेट को और सीने को फुलाइए तो हवा अपने आप अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और हवा, पर्यावरण की जो हवा है वो ऑक्सीजन के साथ में आपके लंग्स में प्रवेश कर जाएगी। जब आपकी छाती और पेट में हवा भर गई है तब आप उसको हल्की सी ताकत लगा के अपने पेट और छाती की मसल्स की ताकत लगा के उसको थोड़ी सी आवाज़ के साथ में उसे छोड़िए। ओ बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आवाज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत देर तक करने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी देर भी करें उतना ठीक है और जितना कोई शर्त लगा लेते कि मैं इतनी देर तक ओम कह सकता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है। आप जब ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो आप ध्यान से सुनिए क्या क्या होता है। आप जब मुंह बंद करके नाक से धीरे से हवा खींचते हैं तो जो हवा का फ्लो है वो लेमिनार फ्लो होता है, यानी किसी भी पाइप में जब हवा बहती है और किनारे पे धीरे और बीचों बीच में तेज़ी से बहती है तो उसको लेमिनार फ्लो कहते हैं, जो इधर उधर किनारों से नहीं टकराती, उसकी दीवारों से नहीं टकराती और सीधी बीच की हवा जो है वो सीधी चली जाती है। और मुंह बंद करके नाक से धीरे से हवा लेने में लेमिनार फ्लो पैटर्न के तहत हवा आपके लंग्स में जाती है और आपके गले में और आपकी ट्रेकिया में और आपके विंड पाइप्स के किनारे पे जो वायरस और बैक्टीरिया और म्यूकस चिपके हुए हैं वो आपकी हवा के साथ आपके लंग्स में नहीं जाते यदि आप धीरे से और नाक से हवा सांस लेते हैं। तो अब आपके जब एल्वेओलाई फूल गए, पूरे 500 मिलियन एल्वेओलाई में आपने हवा भर ली, आपका पेट भी फूल गया, छाती भी फूल गई, अब आप उसको हल्के से प्रेशर के साथ में ओम की आवाज़ के साथ उसको छोड़ते हैं। तो अब आप देखिए, अब जो हवा निकल रही है वो एल्वेओलाई में से आएगी कहाँ, छोटे छोटे पतले पतले पाइप में, उनमें से बड़े पाइप में और बड़े पाइप में और बड़े पाइप, तो धीरे धीरे उस हवा की गति बढ़ती जाती है। आप थोड़ी ताकत लगाते हैं तो और उसमें टर्बुलेंस आ जाती है और जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंकोलाई की जो दिशा है हवा की वो इस तरह से आती है। तो इस तरह से वो हवा की जो स्ट्रीम है वो क्रॉस होती है, तो वो हवा दीवारों पे टकराती है, इसको कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो जब हम एक्सपायर करते हैं, एक्सेल करते हैं, तब वो हवा का फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है और वो हमारे
विंड पाइप्स हैं, ट्रेकिया ब्रोंकाई जो है, उनके किनारे में जो वायरस और म्यूकस चिपका रहता है उसको साथ में उड़ा के और वो हमारे गले तक ले आती हैं, जहाँ से आवाज़ के साथ बहुत सारे तो वायरस और ड्रॉपलेट्स तो हमारे गले से बाहर निकल जाते हैं, और जो कफ जो चिपका रहता है वो आके हमारे गले तक पहुँच जाता है, जिसको हम निगल जाते हैं। तो आपके लंग्स की भीतर की जो एयर पाइप्स हैं, विंड पाइप्स हैं, उनको साफ करने का स्वचालित प्रक्रिया जो है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस जो है, वो अगर काम बराबर नहीं कर रही है तो ये एक्सरसाइज ओम के जाप की या ओम के जैसे किसी आवाज़ को निकालने की प्रक्रिया के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। आपकी जो प्राकृतिक म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस है वो बीमार होने की स्थिति में, संक्रमण होने की स्थिति में वो स्लगिश हो जाती है। जिन सीलिया से वो म्यूकस हमारा हिलता है, हमारा म्यूकस चलता है, एस्केलेटर काम करता है, वो सीलिया वाली कोशिकाएं ही बीमार हो जाती हैं, इसलिए वो सीलिया बराबर काम नहीं करते। इसलिए आपका एकमात्र सहारा है वो ये है एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बोलने के साथ भी लगभग यही एक्सरसाइज होती है। यदि आप बोलते भी हैं तो वही फायदा होगा जो ओम करने का होता है, लेकिन बोलने से आपके सामने वाले को खतरा होगा। ओम का जाप आप एकांत में करेंगे तो आपको, आपकी ड्यूटी है, आपके लंग्स हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपको ही चाहिए ऑक्सीजन, तो आपको ही साफ करना पड़ेगा। कोई भगवान जी आने वाले नहीं है और कोई दिल्ली सरकार इसको नहीं करेगी। पर्यावरण में ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन है, आप आराम से ऑक्सीजन लीजिए। ऑक्सीजन इस तरीके से 99% केसेस में ऑक्सीजन का कमी नहीं मालूम पड़ेगी। 99 शायद अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन अधिकांश केसेस में जिनको ऑक्सीजन के लिए हाय तौबा मची हुई है उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। आप अभी करके देख लें, यदि किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो उसको ये प्रक्रिया कराएं, उससे ये एक्सरसाइज कराएं, उसको गर्म पानी पिलाएं, उसको गर्म पानी की भाप दें और उसको मुंह बंद करके नाक से ही सांस लेने को कहें। ये थोड़े से परिवर्तन से उसकी स्थिति बहुत अधिक सुधर जाएगी, और अगर सैचुरेशन 90 है तो 94 आ जाएगा, 95 आ जाएगा, और धीरे धीरे व्यक्ति ठीक हो जाएगा। आखिर घर पे आप रहेंगे तो आप यही एकमात्र आपका सहारा है। तो साथियों, ये विषम परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में घबराएं नहीं। ऑक्सीजन बहुत है, ऑक्सीजन पूरे पर्यावरण में भरी है और सारे दुनिया के प्राणी उसी पे जिंदा है। आप सिर्फ अपने सिस्टम को साफ कर लीजिए और थोड़ी सी तरीका अपना लीजिए ताकि जो पॉल्यूटेड एयर है वो सीधी ना जाए, वो नाक से होके जाए, तो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑक्सीजन लेने वाला जो सिस्टम है वो नॉर्मल रहेगा। ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं है, पर्यावरण में, वातावरण में ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं। जो कमी है वो हमारे सांस लेने की मशीनरी में, और उसको हमें ही ठीक करना होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।